हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीशा लर्निंग हाइप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इतिहास का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है नोट्स के लिए, सो डोंट वरी, मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, ये सब। राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना। उदय मतलब स्टार्टिंग। तो यूरोप के लोगों में जब देशभक्ति की भावना जागी तो क्या हुआ, जैसे कि हमारा देश है भारत, जब हमारे ऊपर अंग्रेज रूल कर रहे थे, अंग्रेजों का राज था, तो हमारे अंदर भी तो देशभक्ति की भावना जागी थी। जभी तो हमने उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई की थी, हमने उनसे बोल दिया था कि हमारा देश छोड़ो, अपने देश चले जाओ। तो यही हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप के लोगों में जब देशभक्ति की भावना जागी तो क्या हुआ था। और ये जान लेना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूरोप के लोगों ने किन से लड़ाई की थी, क्यों की थी, कैसे की थी, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1830 के दशक के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, यूसेफ मैजिनी के बारे में, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस में आंदोलनों की सामान्य विशेषताओं के बारे में। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्र का अर्थ देखेंगे। राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। जैसे कि एक एरिया है, उस एरिया में समान भाषा के, समान धर्म के, समान संस्कृति के लोग रह रहे हैं, तो उस एरिया को राष्ट्र बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चीन में समान भाषा के, समान धर्म के, समान संस्कृति के लोग हैं, तो चीन भी एक राष्ट्र है। अब आप लोग सोचोगे कि इंडिया में तो अलग अलग भाषाओं के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो इंडिया एक राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल गलत। इंडिया भी एक राष्ट्र है। बेशक हमारी भाषा सेम ना हो, हमारा धर्म सेम ना हो, लेकिन हमारा इतिहास सेम है। हमने आज़ादी की लड़ाई तो साथ मिलकर लड़ी थी, उस लड़ाई में भी अलग अलग भाषाओं के लोग शामिल थे, अलग अलग धर्म के लोग शामिल थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या इंडिया भी एक राष्ट्र है, तो आप बोलोगे हाँ जी, इंडिया भी एक राष्ट्र है, क्योंकि हमारा इतिहास सेम है, हमारा इतिहास समान है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट है नेपोलियन कौन था। अब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। नेपोलियन ने अपने व्यक्तित्व से और अपने कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित कर लिया था। प्रभावित मतलब प्रभाव पड़ा हुआ। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर ही 24 साल के थे जब वो सेनापति बन गए थे। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। नेपोलियन ने फ्रांस की सेना को कई युद्धों में जीत दिलाई थी, जिससे कि फ्रांस के लोगों को नेपोलियन बहुत प्रिय हो गए थे, प्यारे हो गए थे। फिर वह फ्रांस के शासक बन गए थे। ओके, नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। यह शब्द लतीनी भाषा के मूल शब्द लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लीबर मीन्स स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब आजादी। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। उदारवाद का इरादा था कि नए मध्यम वर्ग के लोगों को आजादी हो और कानून के समक्ष बराबरी हो। नेक्स्ट है निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता,
जैसे कि एक राजा है, उस राजा पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। अंकुश मतलब अधिकार। एक राजा के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, राजा अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, तो इसको कहते हैं निरंकुशवाद। नेक्स्ट है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाता है, पूछा जाता है। जैसे कि एक एरिया है, उस एरिया में एक नदी है और वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं कि इस नदी से पानी लिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं इस नदी से पानी नहीं लिया जाएगा, कुछ स्वीकार कर रहे हैं, कुछ अस्वीकार कर रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रत्यक्ष मतदान होगा जिसके द्वारा ये डिसाइड होगा कि उस नदी से पानी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के लिए मतदान नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी एक चीज के लिए मतदान हो रहा है, जिसे कहते हैं जनमत संग्रह। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स कल्पना आदर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं बोलूँगी मैं अंबानी की बेटी हूँ, मेरे पापा अंबानी है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये सिर्फ मैं सोच सकती हूँ, ऐसा होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो कल्पना आदर्श का मतलब हुआ जो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसका होना असंभव है, उसे कहते हैं कल्पना आदर्श। नेक्स्ट रूमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक यूनिक तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। नेक्स्ट है जूमकर्स, प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जूमकर्स एक प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी थी जिसमें बहुत बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे कि कौन सी क्रांति कौन से सन में हुई थी, कौन सी संधि कौन से सन में हुई थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, नागरिक संहिता 1804 में, वियना की संधि 1815 में, उदारवादियों की क्रांति 1848 में। ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। तो पहले इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, नागरिक संहिता 1804 में, वियना की संधि 1815 में, उदारवादियों की क्रांति 1848 में, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक। नेक्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण क्यों हुआ? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में जो लोग रहते थे वो अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते थे, अलग समझते थे, वो अपने आप को एक समान नहीं मानते थे। जैसे कि भारत में हम लोग रहते हैं, हम कह देते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं, हम अपने आप को एक समान मानते हैं, एक भाषा बोलते हैं, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। वहाँ के लोग अपने आप को अलग समझते थे। यूरोप में अलग अलग समाज था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। यूरोप में अलग अलग समाज था। एग्जाम्पल हैब्सबर्ग साम्राज्य, उसमें लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली अलग अलग भाषाएं बोलते थे और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और यूरोप एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। राष्ट्रीय राज्य तो वो होता है ना जहाँ पे सेम भाषा हो, सेम धर्म के लोग हो, तो यूरोप एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। इसी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ।
अब नेक्स्ट है यूरोपीय समाज की संरचना के पहले। 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। पहला उच्च वर्ग, जिसे कुलीन वर्ग कहते थे। उच्च वर्ग मतलब हाई कैटेगरी, यानी कि जिसमें अमीर लोग आते थे, जिसमें कम जनसंख्या थी। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले लोग थे। वर्चस्व मतलब बल दिखाने वाले लोग थे, हक जमाने वाले लोग थे। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक। सभी अधिकार दिए जाते थे, जिन्हें सारे अधिकार दिए जाते थे। दूसरा निम्न वर्ग, जिसे कृषक वर्ग के नाम से जाना जाता था, जिसमें अधिक जनसंख्या थी। निम्न वर्ग के लोग थे, यानी कि लो कैटेगरी वाले। जमीनहीन, यानी कि या तो जमीन ना थी या किराए पर रहते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्य वर्ग। अब हम नया मध्य वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। नया मध्य वर्ग में जो लोग थे उन्होंने एक समान कानून के समक्ष समानता की मांग की थी, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की थी। अब हम पढ़ेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या क्या हुआ। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे खत्म कर दिया गया था। मतलब कि एक राज्य के अंदर जिन चीज़ों को लेके पूंजी पर आगमन था उसे खत्म कर दिया था, उस नियंत्रण को खत्म कर दिया था। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच में नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। जो अलग अलग राज्य थे उनके बीच जो नियंत्रण था उसे ये खत्म नहीं कर पाया था। इसके लिए एक संगठन बनाया गया, जिसका नाम था जॉल्बेर राइन। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, इससे पहले 30 से ज्यादा थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। नेपोलियन के टाइम पे केवल पुरुष ही वोट दे सकते थे, जिनके पास धन था, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। नेक्स्ट है जॉल्बेर राइन। यह एक जर्मन शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जॉल्बेर राइन जो संघ था ये 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था, जिसमें जर्मन राज्य के अधिकतर लोग शामिल थे। और यह संघ जो अलग अलग राज्यों में नियंत्रण था उसको खत्म करने के लिए बनाया गया था। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के शासनकाल, वियना कांग्रेस, नागरिक संहिता के बारे में पढ़ेंगे। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इस चैप्टर के नोट्स अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दूंगी, आप लोग वहां से प्रिपरेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।